Hello and welcome back once again in another session of पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको अभी तक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कंसेप्ट करवाया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास इस चैप्टर में एक नया टॉपिक है वो है डेथ ऑफ द पार्टनर। देखो ये जो हमारा चैप्टर है वो कंबाइंड है ना, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। तो हम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सेशंस कवर कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग इस चैप्टर में पोर्शन बचा है वो है डेथ ऑफ द पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से एक बार मैं ऑलरेडी एडवांस में ही आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि जिस तरह से रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिटायरमेंट पार्टनर के लोन अकाउंट को आगे फर्दर किस तरह से खत्म किया जाता है, पेमेंट वगैरह की जाती है, वो हमें नहीं था इस सेशन में, उसे कट कर दिया गया था। बिल्कुल इसी तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक को भी कट कर दिया गया था। बिल्कुल इसी तरीके से जो डेथ ऑफ द पार्टनर है इसके केस में भी हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है वो नहीं बनाना है, वो हमने नहीं देखना है, वो नहीं सीखना है, क्योंकि वो भी फिर से इस पैंडेमिक क्राइसिस की वजह से आपके सिलेबस में से इस करंट सेशन के लिए कट कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट डेथ ऑफ द पार्टनर वाला जो ये कंसेप्ट है वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह ही है, चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बनाना हो, कैलकुलेशंस करना हो, चाहे वो गुडविल की एडजस्टमेंट करना हो, चाहे वो किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व की ट्रीटमेंट देना हो। जितना हमने अभी तक समझा है रिटायरमेंट के केस में बिल्कुल वही सारे के सारे यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सिर्फ एक हल्का सा चेंज हमें देखने को मिलेगा। देखो डेथ तो किसी भी पार्टनर की कभी भी हो सकती है। चलो रिटायरमेंट तो एक बंदा कहता है कि चलो मैं ये सेशन पूरा कर लेता हूँ, ये अकाउंटिंग सेशन कंप्लीट करके फिर उसके बाद बस अब हम रिटायर हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो तो एक क्लोजर डेट पर वो डिसीजन ले सकता है। हमने नॉर्मली जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमें ऐसे ही दिए हुए थे, हमें क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंगली ही दिया हुआ होता था। लेकिन डेथ जो है वो तो कभी भी हो सकती है किसी की भी, तो वो तो इन बिटवीन भी हो सकती है। अगर इन बिटवीन अचानक से अगर डेथ हो जाती है तो इसका मतलब जब तक वो पार्टनर जिंदा था तब तक उसके एफर्ट्स की वजह से जो प्रॉफिट्स कमाए गए हैं उसे उनमें से हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब उसके बिहाफ पर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे अगर फादर की डेथ हो गई, फादर पार्टनर था, सन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो इसका मतलब बेटे का हक है कि उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो डेथ ऑफ द पार्टनर वाला कंसेप्ट है इसमें हमें बाकी सब कुछ तो सेम सिमिलर बिल्कुल उसी तरीके का मिलेगा। सिर्फ एक प्रॉफिट से रिलेटेड कैलकुलेशंस किस तरह की करनी है वो एक छोटा सा नया कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आज हम थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल सेशन डिस्कस करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर the amount payable to him is to be paid to his legal representative। जैसे मैंने आपको फादर और सन की एग्जाम्पल दी, बिल्कुल इसी तरीके से ये कि कानूनी तौर पर जो हकदार बनता है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके उस हकदार को वो अमाउंट पे किया जाएगा, जितना भी अमाउंट ड्यू बनेगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास हमें क्या बता रखा है, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके बिहाफ पर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके उस प्रतिनिधि को कितना टोटल अमाउंट पे किया जाए, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। On the death of a partner, accounts in the books of a firm are maintained in the same way as on the retirement of a partner। जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से रिटायरमेंट के केस में हमने कुछ कैलकुलेशंस सीखी हैं बिल्कुल उसी तरीके से डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी की जाएंगी। वही सेम रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। Thus, the legal representative of the deceased partner are entitled to claim the following amounts। तो इसलिए जो हमारा कानूनी प्रतिनिधि होगा वो कौन कौन से अमाउंट्स लेने का हकदार है
उसे क्रेडिट, अब देखो मैं ऑलरेडी आपको पहले दिन से मेरे ख्याल से बताती आ रही हूं, जब से मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स समझाए थे फंडामेंटल कंसेप्ट्स में, कि जो भी पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट होता है इसका मतलब होता है कि वो उसको मिलने वाली चीज है। तो यहां पर आपको बताया हुआ है कि क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये वो बातें हैं जो अब हमें आगे बता रखी हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है, उसके बिहाफ पर वो पाने का हकदार है, क्लेम कर सकता है। कौन कौन सा अमाउंट है, कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला जो उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में मतलब खाते में क्रेडिट पड़ा है वो, ठीक है, उसका शेयर गुडविल वाला, सिंपल सी बात। अगर पार्टनरशिप डीड किसी तरह का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करती है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का भी हकदार है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन दी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब जितना भी उसे रीवैल्यूएशन एसेट्स और लाइबिलिटीज की करने के बाद, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने पर जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का हिस्सा भी पाने का वो हकदार है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हिज शेयर ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, मतलब वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की बात यहाँ पर की जा रही है, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस वगैरह जो दिया होता है, या अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री बचता है, बिल्कुल इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो सब चीजें वही हैं जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कहूंगी मैं तो, क्योंकि आपको मैंने तब से ये समझानी शुरू की हुई है और मैं उसी बात को बेस लेते हुए आपको आगे एडमिशन में भी मैंने आपको वैसे ही समझाया है, रिटायरमेंट के कंसेप्ट्स में भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से मैंने समझाया था। तो देखो यहां तक का कंसेप्ट तो सेम है, सिमिलर है जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए ये 6th पॉइंट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये मैं आपको कंसेप्ट स्टार्टिंग में मैंने हिंट दिया था कि डेथ तो कभी भी हो सकती है, डेथ एट द एंड ऑफ द सेशन नहीं होगी, वो तो इन बिटवीन कभी भी हो सकती है। तो उतने टाइम पीरियड तक का, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी उससे पहले तक का जो प्रॉफिट का शेयर है, वो प्रॉफिट का शेयर पाने का हकदार लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है। अब देखो ये तो हमें बताई है सारी की सारी जो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, यानी कि सिंपल सी बात मिलने वाली चीजें हैं। अब जो हमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं वो बता रखे हैं वो वाली चीजें जो डेबिट की जाती हैं, मतलब एक तरीके से डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चार्ज की जाती हैं, मतलब काट ली जाएंगी, कटौतियां हैं एक तरीके से। देखो वो कैपिटल का बैलेंस था, ये ड्रॉइंग्स है, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं। ये बातें तो आप +1 से पढ़ते आ रहे हो ना कि ये चीजें बिजनेस चार्ज करता है बिजनेसमैन से, ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ये कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर आने वाली चीजें थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ प्रॉफिट था रीवैल्यूएशन का, यहाँ लॉस आ गया क्योंकि ये कटौती कट जाएगी। यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, वहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। तो इस तरह से जो चीजें मिलने वाली हैं उन्हें कैलकुलेट कर लो, अगर कोई चीजें काटने वाली हैं, कटौती है, तो वो भी यहाँ पर लेस कर दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से वहां गुडविल का शेयर था, यहाँ है कि अगर रिडक्शन हो रही है, वैसे तो बहुत ही रेयर चांस है इस तरीके के कंसेप्ट का, लेकिन अगर फिर भी अगर हमें दिया हुआ हो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट कि गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो वो यहाँ पर कटौती की फॉर्म में काट ली जाएगी। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या होगा, जब ये प्लस माइनस कंसेप्ट सब हो जाएंगे तो ऑल ऑफ दी अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स आर फर्स्ट मेड इन दी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खाते में नहीं होता, ये जिस पार्टनर की डेथ हुई है पहले उसी पार्टनर के खाते में ये प्लस माइनस वाले सारे कंसेप्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद जो फाइनल बैलेंस निकलता होता है उस बैलेंस को एग्जीक्यूटर के अकाउंट कह लो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खाते में, उस प्रतिनिधि के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और अच्छा सा कंसेप्ट आपको क्या बता रखा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी,
तो उसे इंटरेस्ट मिल सकता है 6% पर एनम के हिसाब से वो अमाउंट ड्यू पर, जो डेट ऑफ द डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब मान लो कि हमने अमाउंट ड्यू कैलकुलेट कर लिया कि कितना बनता है। लेट्स सपोज कि 1 अगस्त को कैलकुलेशंस की गई हैं, ठीक है। मान लो कि डेथ हुई थी पार्टनर की किसी की 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त तक की जो अमाउंट थी वो कैलकुलेट कर ली गई। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 1 अक्टूबर तक अगर पेमेंट नहीं की गई तो अगस्त सितंबर ये 2 महीने बनेंगे ना, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर बोला है। तो 2 महीने तक के उस अमाउंट ड्यू के अकॉर्डिंगली वो 6% पर एनम, इसका मतलब 6% 2 महीनों का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो ये इंटरेस्ट पाने का भी हकदार होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने रिटायरमेंट के कंसेप्ट्स में भी इस तरह का एक कंसेप्ट आपको बताया है कि रिटायर होने वाला पार्टनर की मर्जी पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो उतने टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब उसका पैसा लगा हुआ है तो वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है, या फिर वो 6% के हिसाब से ब्याज ले सकता है। माना ये जाता है कि उसकी तरफ से ये पैसा लोन की फॉर्म में यूज किया जा रहा है फर्म के द्वारा। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी बता रखा है। देखो, जहां तक मैंने आपको अभी तक रीड आउट करवाया है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, या उस प्रॉफिट तक का वो हिस्सा पाने का हकदार है जो कि फर्म अर्न करती है उस अमाउंट ड्यू की वजह से, जो कि डिसीज पार्टनर का आपने कैलकुलेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने आपको क्या हिंट दिया है कि बाकी सब कैलकुलेशंस हमने रिटायरमेंट के केस में समझी हुई हैं। सिर्फ एक ये जो 6 पॉइंट वाला, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला था अप टू दी डेट ऑफ हिज डेथ वाला कंसेप्ट, ये कैलकुलेशंस हमारे पास आएंगी। रेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से ही चलेगा। तो आज हम हल्का सा देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉफिट की कैलकुलेशंस की जाती होती है। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का। तो आपको क्या बता रहे हैं, इफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर अकर्स ऑन एनी डे, किसी भी दिन अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी वर्ष के दौरान, the executors of the deceased partner will also be entitled to the share of the profits earned by the firm from the beginning of the year till the date of his death। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी 1 अगस्त वाली। तो सेशन मार्च टू अप्रैल अगर चलता है, अप्रैल टू मार्च अगर चलता है, तो उस केस में 31 मार्च तक की सेटलमेंट तो हुई है, लेकिन अप्रैल से लेकर अगस्त तक वाली सेटलमेंट नहीं हुई है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट का हिस्सा पाने का हकदार है एग्जीक्यूटर, यानी कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि डिसीज्ड पार्टनर का एक तरीके से प्रतिनिधि है। अब ये जो प्रॉफिट होता है इसे 2 मेथड्स के द्वारा हम एसरटेन यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इवन फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्स में आ सकता है कि किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है एक डिसीज्ड पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंगली। तो एक तो हमारे पास है ऑन टाइम बेसिस, मतलब समय के आधार पर टाइम के अकॉर्डिंगली, और दूसरा है हमारे पास टर्नओवर बेसिस, जिसे हम जानते हैं, हमने +1 में भी ये कुछ कंसेप्ट्स सीओजीएस से रिलेटेड आपने +1 में भी पढ़े थे जब आपने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर किया था। तो उस वक्त भी ये वर्ड आता होता है टर्नओवर। अगर नहीं भी पता तो आपको पता होना चाहिए, ये दिख रहा है साफ कि टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, कि आपने कितनी सेल्स कर दी है। तो एक तो टाइम बेसिस है और एक सेल्स बेसिस है। अब अगर हम टाइम बेसिस के बारे में डिस्कस करें तो देखो इस मेथड में क्या होता है, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड अ पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। On the basis of the last year's profit, we shall calculate the proportionate profit up to the date of the death and then calculate the deceased partner's share। जैसे मान लो 2019 में या 2020 वाली ही अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो 1 अगस्त
2020 को डेथ हुई है पार्टनर की। 2019 तक के सेशन वाला, मार्च 2019 तक के सेशन वाला यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाएगा। वो प्रॉफिट पूरे 12 महीनों का है ना, तो अब हमने अप्रैल से लेकर अगस्त यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त तो 1 ही है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बनते हैं ना इस सेशन के। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैथ्स में यूनाइटरी मेथड लगाते होते हैं कि अगर इतने का इतना है, 1 का इतना होगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर 12 महीनों का प्रॉफिट इतना है तो 4 मंथ्स का कितना होगा हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद वो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। याद रखना, जो हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे वो सारा शेयर निकलेगा प्रॉफिट का, हमने सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है। तो जल्दी से अब इस मेथड को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, बस एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज कवर करेंगे, वो भी सिर्फ इस मेथड का ही। तो जल्दी से देखते हैं इस मेथड का एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी वो पेज नंबर 5.131 पर हमारे पास अवेलेबल है। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंडर क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ मैं आज आपको कैलकुलेशन ही करवाऊंगी कि कितना प्रॉफिट का शेयर निकलेगा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका। बाकी जितना भी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो नए सेशन में मैं कवर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी रहेगा। तो अगर हम क्वेश्चन रीड आउट करें तो ए, बी और सी हमें 3 पार्टनर्स बता रखे हैं। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2018। बी की डेथ हो गई है 31 अगस्त 2018 को। बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किस तरह से प्रॉफिट का शेयर निकालना है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हो हम उस तरह से ही कैलकुलेशन करेंगे। हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए कहा गया है। हमने गुडविल की ट्रीटमेंट्स सीखी हैं, हमने गुडविल की कैलकुलेशंस भी सीखी हैं, तो हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है। तो देखते हैं हमें कितने ईयर्स का प्रॉफिट कहा गया है। हमें 3 कंप्लीटेड ईयर्स का प्रॉफिट कहा गया है, और पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट हैं या जो भी हमने 3 साल लेने हैं वो 3 सालों के प्रॉफिट्स हमें ये रिस्पेक्टिवली बता रखे हैं। फर्म अपने बुक्स जो हैं वो हमेशा 31 मार्च को क्लोज करती है, तो दैट मीन्स हमने पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जितना बनता है टिल दी डेट ऑफ दी डेथ तक के मंथ्स के अकॉर्डिंगली हम उतना शेयर कैलकुलेट करेंगे, वो सभी का निकलेगा। तो जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, फिर उसके शेयर के अकॉर्डिंगली हम निकालेंगे कि उसका कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है। ठीक है, मतलब मैं आपको सिर्फ यहां तक का करवा रही हूँ, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अभी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना सा समझते हैं कि कितना उसका शेयर निकलेगा। देखिए, बी की डेथ हुई थी 31 अगस्त 2018 को। अगर मैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे हम मैथ्स में लिखते होते थे, अगर हम उस तरह से सॉल्व करें तो देखो एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो उन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड कर डिवाइडेड बाय 3 कर दिया जाएगा, तो कितनी निकल रही है एवरेज? 54,000। ये एवरेज है, 3 सालों की एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज ये 1 ईयर का निकल आया। अब मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाया था कि जब तक उस पार्टनर की डेथ हुई है तब तक के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमने प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखो कितने मंथ्स बनते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ था कि 31 मार्च को हर सेशन मतलब क्लोज होता है, तो मार्च के बाद नया सेशन अप्रैल को शुरू हुआ था और अगस्त तक वो चला था, क्योंकि अगस्त तक उसकी डेथ हो गई थी 31 अगस्त, तो यहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब कितने महीनों का प्रॉफिट बन गया? 5 मंथ्स का। तो 54,000 अगर पूरे साल का था तो हमने 5 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/12 कर
तो ये हमारे पास 5 मंथ्स का प्रॉफिट निकल आएगा। अब याद रखना कि ये जो प्रॉफिट निकला वो पूरे सारे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकला है और हमने सिर्फ जो एक्सपायर हुआ है उसका शेयर कैलकुलेट करना है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बता रखी थी तो शेयर 1/3 बनता है और बी का शेयर 7500 हमारे पास निकल आए। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज के सेशन में डेथ ऑफ दी पार्टनर से रिलेटेड ये प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन वो आपको जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी समझेंगे कि कौन कौन सी दी जा सकती हैं और समझेंगे कि इसी क्वेश्चन को जो हमें डिफरेंट पार्ट्स बता रखे हैं इस क्वेश्चन के, अगर उनको ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्रीज पास करनी हो तो वो किस तरह से पास की जाएंगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।